नमस्कार। मैं अद्वैत स्टोन लेजर यूरोलॉजी सेंटर से डॉक्टर डीपी तिवारी, एमसीएच यूरोलॉजी यानी कि मूत्र रोग में विशेषज्ञता है मेरे पास। मैं अभी अद्वैत स्टोन लेजर यूरोलॉजी सेंटर में बतौर कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ लास्ट 2 साल से। और हमने यहाँ बहुत सारे किडनी स्टोन के मरीज का, प्रोस्टेट के मरीज का और ब्लैडर कैंसर के मरीज का, किडनी कैंसर के मरीज का इलाज किया है। तो आज हम इसी सिलसिला में बात करने जा रहे हैं प्रोस्टेट के कारण से होने वाली दिक्कत यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, जिसको ऑपरेशन कैसे किया जाता है और कैसे निकाला जाता है। आज से 10-15 साल पहले जो प्रोस्टेट निकालते थे उसमें बहुत ज़्यादा मैसिव ब्लीड हुआ करता था और मरीज का प्रोस्टेट में जो निकालने के बाद उनके यूरिनरी कंट्रोल ही गायब हो जाता था, यूरिन का कंट्रोल ही खत्म हो जाता था। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए दूरबीन से ऑपरेशन करने का सिस्टम आ गया। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये बहुत बाद में आया है और अभी लगभग बहुत जगह में ये सुविधा अवेलेबल है। दूरबीन द्वारा प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने से फ़ायदा ये रहेगा कि ब्लीडिंग की चांस बहुत कम रहेगी और सबसे अच्छी बात है, बूढ़े उम्र में बिना चीरे का ऑपरेशन होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है मरीज को। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे सुविधा हमारे अस्पताल में अवेलेबल है। हम लोग लेजर से प्रोस्टेट निकालते हैं, बाइपोलर, मोनोपोलर दोनों तरीके के TURP करते हैं। और TURP मतलब ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, यानी कि यूरेथ्रा मूत्र मार्ग से ही जाके प्रोस्टेट को निकाले जाने वाले ऑपरेशन। तो मैं आपको लगता होगा कि ये कैसे संभव है, तो हमारा वीडियो देखिए जिसमें हमने आपको समझाया डिटेल में। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो ब्लैडर और मूत्र मार्ग के बीच में एक जंक्शन, एक द्वारपाल के रूप में रहता है, जिससे कि यूरिन जो हम लोग आराम से बैठे हुए रहते हैं उस टाइम में यूरिन को बाहर नहीं निकलने देता है। और उसे और इसका और भी फंक्शन है जो कि हमारे अद्वैत स्टोन लेजर यूरोलॉजी सेंटर, जहां हो किडनी एवं मूत्र रोग का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर डीपी तिवारी, MCH यूरोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली। दैनिक जीवन को चलाने में जरूरी है। तो ये प्रोस्टेट जो उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो बढ़ने के कारण से पेशाब के थैले में जो रास्ता है उसको धीरे धीरे अक्लूड यानी कि बंद करते जाता है। तो उसके कारण से पेशाब की फ्लो कम होती है और हमारे बहुत सारे बूढ़े वृद्ध लोग इसमें कैथेटर डाल के रहते हैं। और एक बहुत भ्रम है गांव घर में, देहात में, कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता। ऐसी बात नहीं है। मेरे पास अभी लास्ट 2 ईयर में 250 से ज़्यादा मरीज हैं, वो सारा मेरे पास कंटिन्यूस फॉलोअप में, सब लोग अच्छे हैं। ठीक है, तो यदि प्रोस्टेट के अंदर में कोई खराब बीमारी नहीं है और प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने के बाद बहुत सारे लोग का बहुत नॉर्मल जीवन हुआ है, 200-250 से ज़्यादा लोगों का हमने कैथेटर फ्री करके भेजा है। तो एक नरकीय जीवन से एक आम जीवन जी सकते हैं। तो आपके आसपास में, आपके पड़ोस में ऐसे कोई वृद्ध लोग हैं जिनका पेशाब रुका हुआ है और पेशाब नहीं कर पाते हैं, उसके कारण से कई के बार लोग किडनी फेलियर लेके भी मेरे पास आते हैं। यदि वो पहले ही आ जाते हैं, शुरुआती स्थिति में आ जाते हैं, तो हम उनको कैथेटर डाल के उनके किडनी फेलियर को रिवर्स करके यानी कि नॉर्मलाइज करके फिर आगे का काम करते हैं। इसीलिए बिल्कुल नहीं घबराइए। प्रोस्टेट का ऑपरेशन कोई जानलेवा ऑपरेशन नहीं है। प्रोस्टेट का ऑपरेशन नहीं कराने से हो सकता है आपको जानलेवा हो, तो ये बहुत आराम से, आसान से होता है। और आगे हमारे वीडियो में देखिए और आपके खुद समझ जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अद्वैत स्टोन लेजर यूरोलॉजी सेंटर से डॉक्टर डीपी तिवारी बात कर रहा हूँ। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि TURP यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ऑपरेशन कैसे किया जाता है। सब डॉक्टर का, सब सर्जन का अपना अपना स्टाइल होता है। तो ये मेरा स्टाइल है जिसमें कि मैं सबसे पहले, ये प्रोस्टेट है जिसको आप दाग लगा रहे हैं, वो प्रोस्टेट और यूरेथ्रा का जंक्शन है। इसे नीचे में पेशाब को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म होता है। जैसे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ये अंदर गए हम लोग ब्लैडर के अंदर में, ये देख रहे हैं प्रोस्टेट बहुत बड़ा और बहुत इनलार्ज है। ये 75 साल के बाबा जी हैं और इनका 75 ग्राम का प्रोस्टेट है। और इनका प्रोस्टेट के कारण से इनका पेशाब रुका हुआ था और 1 महीने से ये पाइप में थे। तो सबसे पहले हम लोग यूरेट्रिक ओरिफिस यानी कि मूत्र पेशाब का रास्ता को देखते हैं। उसके बाद दोनों किनारे से धीरे धीरे प्रोस्टेट को काटते हुए हम लोग अंदर की तरफ बढ़ते हैं। प्रोस्टेट का हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले 7 o'clock और 6 o'clock पोजीशन से एक गड्ढा बनाया जाता है। देखा जाता है कि प्रोस्टेट में कौन सा लोब ज़्यादा बड़ा है। जैसे इन मरीज में मीडियन लोब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और मीडियन लोब बड़ा नहीं होने के कारण से हमने पूरे के पूरे मीडियन लोब फर्स्ट में ही निकाल देते हैं, ताकि दोनों से लैटरली दोनों राइट और लेफ्ट साइड के प्रोस्टेट के लोब आके उसमें फंस जाएंगे। आप देख रहे हैं अभी मैं मीडियन लोब यानी कि सेंटर वाला पोर्शन को निकाल रहा हूं सबसे पहले, ताकि पानी के आने जाने के लिए रास्ता बन जाए।
ठीक है। ये ब्लीडर छोटे छोटे ब्लीडर है, दूरबीन के कारण से ये बहुत बड़े दिख रहे हैं, वैसे है नहीं, ये छोटे छोटे ब्लीडर हैं। और ऐसे करके देखते देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को ये जो निकल रहा है ये प्रोस्टेट के चिप्स हैं, और ये वेरुमोंटानम है, यानी कि जो अंतिम छोर है पेशाब मूत्र मार्ग का। प्रोस्टेट हम लोग काट रहे हैं। प्रोस्टेट को चारों तरफ से काट के हमने ये वो बनाया है। इसको देखिए, ये अंतिम छोर है। अंतिम छोर को हम नहीं काटेंगे, केवल वहाँ तक काट के मीडियन लोब को कम्प्लीटली निकाल दिया जाता है। बैकग्राउंड में जो काला काला सा आ रहा है वो एक डिमार्केशन है। अब इसके बाद और अंदर गहराई में जाएंगे तो हमको कैप्सूल मिलेगा, तो कैप्सूल तक हमको नहीं पहुंचना है, हम केवल कैप्सूल से ऊपर ही रहेंगे। अब हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड के लोब को। लेफ्ट साइड का लोब बहुत बड़ा है। सबसे पहले हम लोग ये 2 o'clock पोजीशन में काटेंगे, 2 o'clock या 1 o'clock पोजीशन में काटेंगे। छोटे छोटे ब्लीडर है, इनको हम लोग बंद करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसको एक गहरा बना देंगे, ताकि हम लोग इसी साइड में जो मैंने पहले डिमार्केट किया था वो वाला एरिया तक हम लोग पहुंच जाते हैं पीछे में। अभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा ब्लीडिंग जैसा दिख रहा है, मगर जैसे ही इसका लोब हट जाएंगे, जैसे ही इसके टिश्यू हट जाएंगे, तो ये सारे ब्लीडर ख़त्म होके एकदम बिल्कुल कम्प्लीटली साफ लगने लगता है। तो इसमें काटने के अलावा हम लोग बीच बीच में ब्लीडर को भी बंद करते हैं, क्योंकि मरीज का ब्लड ऑलरेडी कम है, तो हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा ब्लड लॉस हो। और ऐसे करके धीरे धीरे काटते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 3 o'clock तक हम लोग काटते हुए आएंगे, 1 o'clock से 3 o'clock तक, और लास्ट छोर तक। जैसे ही हम लोग लास्ट छोर तक पहुंचेंगे और उस एरिया का सारा टिश्यू को निकाल देंगे, और बीच में ऑलरेडी मीडियन लोब को निकाल चुके हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि प्रोस्टेट एकदम गिर के नीचे आ जाएगा। ये हो गया हमारा ये। और बीच बीच में हम लोग ये यूरेट्रिक ओरिफिस यानी कि मूत्र मार्ग के रास्ता को देखते रहते हैं। काटने के बाद ये जो गंदा सा दिख रहा है आपको प्रोस्टेट का, वो जो कैप्सूल है, और बहुत सारे ब्लीडर्स भी दिखते हैं, और इसमें और बहुत सारा टिश्यू बचा हुआ है जिसको हम निकालने जा रहे हैं। और ये सारा टिश्यू जैसे ही निकाल के हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद ये साफ साफ एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ब्लीड तब तक होता है जब तक प्रोस्टेट ग्लैंड है। हमारे यहाँ अधिकतर मरीज कैथेटर में आते हैं, और बहुत सारे मरीज अपना बुखार का और इसका हिस्ट्री बताते भी नहीं हैं, तो इसीलिए हम लोग इतना स्क्रीनिंग नहीं कर पाते हैं। जहाँ मरीज का पेशाब के थैला में कैथेटर नहीं होता है, उसमें इतना ब्लीडिंग कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ एक तो प्रोस्टेट बहुत बड़े होते हैं, और ऊपर से कैथेटर डाला हुआ मरीज ही ज़्यादातर होता है। 90% प्रोस्टेट वाले पेशेंट कैथेटर में ही आते हैं हम लोग के यहाँ, क्योंकि उससे पहले मरीज को कोई चेतना नहीं रहता है कि ऑपरेशन कराना चाहिए। आइडियली कराना तो चाहिए, मगर कराता कोई नहीं है। तो इस अवस्था में आप देख सकते हैं कि इनका भी कैथेटर पड़ा हुआ था 2-3 महीने से, उसके कारण से ग्लैंड में काफ़ी इन्फ्लामेशन है। मगर ये कोई थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में ये सारा ग्लैंड जब निकल जाएगा, उसके बाद इसमें एकदम क्लैरिटी आएगा, एकदम कंचन हो जाएगा सारा फेड। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे काट के हम लोग प्रोस्टेट को निकालते हैं। एकाएक प्रोस्टेट को नीचे तक काटने से यूरिन के कंट्रोल में कभी कभी दिक्कत आ सकती है, तो वैसे केस में हम लोग बड़ा कंट्रोल से। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो मैंने शुरू में मार्किंग किया था, उसे नीचे मैं कभी नहीं आ रहा हूँ, है ना। और जब मैं काट रहा हूँ तो मेरा स्कोप फिक्स है, मैं मूवमेंट नहीं दे रहा हूँ उसको, केवल काटने वाला लूप ही मूवमेंट कर रहा है। जो मेन टेलीस्कोप है, जो दूरबीन है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि मैं जितना भी ब्लंडर करूँ, कभी मेरा टारगेटेड जगह से नीचे नहीं आएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका इनकॉन्टिनेंस का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे धीरे 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 काटा जाता है, और धीरे धीरे काटते काटते हम लोग बेस तक पहुंचते हैं। एक बार ग्रोस लोब यानी कि बड़े बड़े लोब को निकालने के बाद फिर ये टॉयलेटिंग का काम हो रहा है अभी, प्रोस्टेटिक फोसा टॉयलेटिंग का। अभी जो हम लोग कर ही रहे हैं, इसमें भी 15-20 मिनट का समय लगता है। उसके बाद ही मरीज का यूरिन क्लियरिटी से पास होता है। तो ऐसे करते समय में हम लोग ड्यूरिंग सर्जरी जो स्कोप आगे पीछे हो रहा है और जो इलेक्ट्रिकल करंट चल रहा है, तो उस टाइम में बार बार पेशाब के रास्ते में जेली यानी कि लुब्रिकेटिंग जेली को लगाना जरूरी है। ये मैं जो कर रहा हूँ ये मोनोपोलर TURP है, यानी कि हम लोग ग्लाइसिन में कर रहे हैं। TURP बाइपोलर होता है, मोनोपोलर होता है, और एक ट्यूरिस प्लाज्मा कटिंग भी होता है। तो हम लोग जो कर रहे हैं ये मोनोपोलर TURP है। ये छोटे प्रोस्टेट में और जहाँ स्पीड अच्छी है ऑपरेटिंग सर्जन का, उसमें ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसे काम जल्दी हो जाता है। और इसमें
काम करने में फास्ट होने के साथ साथ हेमोस्टेसिस भी अच्छा होता है। तो जहाँ जो प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग ग्लैंड है उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है मोनोपोलर TURP, और विजुअल क्लियरिटी भी बहुत अच्छा से दिखता है। वैसे तो हमारे पास बाइपोलर की मशीन है और ट्यूरिस भी है ओलंपस का, मगर मेरा पर्सनल चॉइस और पर्सनल प्रेफरेंस हम लोग इसी से करते हैं, मोनोपोलर TURP से। आज तक कोई पेशेंट में दिक्कत नहीं आता है, और जिसमें दिक्कत आने जैसा लगता है, जिसका प्री-अप में सोडियम थोड़ा बॉर्डर लाइन होता है, उस केस में हम लोग बाइपोलर TURP या ट्यूरिस करते हैं। तो ऐसे कर करके अभी हम लोग लेफ्ट लोब का जो रेसिडुअल ग्लैंड है, जो छोटा मोटा ग्लैंड बचा हुआ है, उसको निकाल रहे हैं। और आपके सुविधा के लिए थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये लंबा वीडियो है। इधर से बढ़ाओ ना आगे, यहाँ से, हाँ। तो अभी देख सकते हैं आप, हम उसको एपेक्स को यानी कि छत को भी क्लियर कर रहे हैं। उसमें 1-2 ब्लीडर होते हैं। छत में कुछ टिश्यू को जानबूझ के छोड़ दिया जाता है, ताकि छत में जो सबसे ज़्यादा इनकंटिनेंस का चांस होता है स्फिंक्टर का इंजरी छत में, यानी कि 12 o'clock पोजीशन में। तो उस पोजीशन में एकदम स्थिर से और एकदम सावधानी के साथ काटा जाता है, ताकि मरीज को बाद में झेलना ना पड़े। मैक्सिमम इसमें वो प्रिकॉशन लेके ही करते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने सारा काम लगभग खत्म करने के बाद ही इसको टच किया हूँ, तो क्योंकि मुझे पता है कि मेरा डिस्टल मार्जिन कहाँ तक जाना है, और उसे और अब पीछे नहीं जाऊंगा। तो ये हुआ TURP। और जो ब्लीडर है, अब देख सकते हैं कि ट्रांसवर्स ब्लीडर आ रहा है। इसका मतलब है कि अब हम लोग कैप्सूल तक पहुंच गए हैं। तो कैप्सूल तक पहुंचने के बाद कैप्सूल को पेनेट्रेट नहीं करना चाहिए, कारण कि उसे बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है। और ये छोटे मोटे रेसिडुअल ग्लैंड है, और आप देख सकते हैं कि अंदर में कम्प्लीटली खोखला बन चुका है, कम्प्लीटली खोखला बन चुका है। उसमें भी पानी को निकालने के बाद थोड़ा थोड़ा लगता है कि और ज़्यादा टिश्यू बचा हुआ है। उसको भी हम लोग आराम से देख के धीरे धीरे इसको भी साफ करते हैं। तो कोशिश करते हैं जितना TURP से हो सकता है, और TURP के कैलिबर के अंदर में है, उस ग्लैंड को निकाला जाता है। ब्लैडर को बीच बीच में खाली करके देख के, फिर जहाँ लगता है रेसिडुअल टिश्यू उसको काट के ऐसे किया जाता है। तो ये ताकि मरीज को बार बार दिक्कत ना हो। और TURP ऑपरेशन के बाद एक सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला बात होता है कि कुछ दिन के बाद ग्लैंड दोबारा से ग्रो करता है, और कभी कभी क्या होता है कि अपेक्स के पास जो टिश्यू छूट जाता है, उसे एक भाल्व की तरह काम करके कैथेटर निकालने के बाद मरीज का यूरिन बंद हो जाता है। तो वैसे केस से बचने के लिए हम लोग सारा काम खत्म करने के बाद लास्ट में फाइनल फिनिशिंग कैप्सूल के पास करते हैं, ताकि कैप्सूल के पास करने से क्या होगा कि कैप्सूल और एपेक्स के पास, जिसके पास ही स्फिंक्टर यानी कि पेशाब कंट्रोल करने की मैकेनिज्म होती है, वो खराब नहीं हो सकता है, उसमें स्थिर से काम कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लूप कितना स्लो चल रहा है। और दूसरा चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, आप ब्लीडिंग लगभग नहीं है। कारण क्या है कि लगभग हमारा ग्लैंड वाला पोर्शन लगभग खत्म हो गया है। अब हम लोग केवल फिनिशिंग वाला काम कर रहे हैं, इसीलिए।